हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू ने सेकंड मरीडियन के साथ साथ मास्टर यिनची का सारा अंपायर ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मास्टर यिनची ने भी वहाँ पे अपनी आखिरी चाल चलते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन वो बेचारा कहा जानता था कि यही हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन ही उसकी मौत का कारण बनने वाली है, क्योंकि ये हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन मास्टर जू जियान ही एसएस टजू के लिए एक हिंट के तौर पर लगा के गए थे। और जैसे ही एसएस टजू ने वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को डाला था, तो उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन का कलर ही अचानक वहाँ पे चेंज हो गया था, जो देखकर बेचारे मास्टर यिनची को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें मास्टर यिनची के मेंशन के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के कलर को चेंज होते हुए देखकर बेचारा मास्टर यिनची डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगा था। इवन उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि इस मेंशन के नीचे इतनी बड़ी इमोर्टल हिडन फॉर्मेशन छुपी हुई थी। मास्टर जू जियान तो वाकई लोगों के घरों के नीचे हिडन इमोर्टल फॉर्मेशंस को छुपाने में माहिर है। मैं ये बात भूल कैसे गया था। और अगर हम लोग इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को गौर से देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिखाई दे रही है जैसी हमें रेन वर्ल्ड के अंदर देखने को मिली थी। वहीं बन्नी क्रो की ये बात सुनकर एसएस टजू भी वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देखने लगे थे। और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने मास्टर जू जियान को याद करते हुए कहते हैं, मास्टर आखिर इस बार आपने यहाँ पे इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के रूप में मेरे लिए कौन सा हिंट छुपा के रखा हुआ है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर यिनची को तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे खड़ा होकर उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को देखते हुए खुद से ही कहता है, ये हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन जिसे मैं पिछले हजारों लाखों सालों से ढूंढ रहा था, असल में वो मेरे ही मेंशन के नीचे मौजूद थी और मुझे आज तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। काश मुझे इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के बारे में पहले पता चल गया होता कि ये हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन मेरे पैरों के नीचे ही मौजूद है, तो आज मेरी ये सेकंड मरीडियन बिल्कुल ठीक ठाक होती। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो अपने ही मेंशन के नीचे छुपी हुई एक फॉर्मेशन को नहीं ढूंढ पाया। और ये कहकर बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे जोर जोर से रोने लगा था। लेकिन इसी बीच फ्रैंक जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही फेंग वहाँ पे अपने स्पीयर की मदद से उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को चीरने की कोशिश करता है, तो उल्टा उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन ने उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जो देखकर बेचारा फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। स्ट्रॉन्ग तो होनी ही थी, क्योंकि इसे खुद एसएस टजू के मास्टर ने जो बनाया था, इसलिए इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को सिर्फ यहाँ पे एसएस टजू ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और जैसे ही इस बात का एहसास वहाँ पे एसएस टजू को होता है, तो उन्होंने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फिंगर को वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की तरफ ही पॉइंट कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि एसएस टजू की फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर जाने लगे थे। और तभी एसएस टजू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय, और उनके इतना कहते ही वो सो कॉल्ड पावरफुल हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, तो उसकी सारी एनर्जी इकट्ठा होते हुए सीधा वहाँ पे नीचे जा गिरी थी, जिसके चलते नीचे जमीन में भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और वहाँ की सारी जगह ही वहाँ पे दो हिस्सों में बट गई थी। और जब एसएस टजू की नजर वहाँ पे उस जगह के ऊपर पड़ती है, तो एसएस टजू समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे नीचे कोई रास्ता मौजूद होगा, इसलिए वो वहाँ पे बन्नी क्रो की मदद से उड़ते हुए सीधा वहाँ से नीचे ही जाने लगे थे। और एसएस टजू के पीछे पीछे उनके सभी डिसेबल्स भी एक एक करके वहाँ पे नीचे जाने लगे थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जमीन के नीचे एक डिवाइन वेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिवाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इमोर्टल मास्टर्स बैठे हुए थे। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन सभी इमोर्टल मास्टर्स के ऊपर एक स्टोन की परत जम चुकी थी, जिसके चलते उन सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कोई रियल इमोर्टल मास्टर्स नहीं है, बल्कि बस वहाँ पे स्टैचूज रखे हुए हैं। इसी बीच एसएस टजू भी जंप करते हुए सीधा वहाँ पे नीचे आ जाते हैं। और जैसे एसएस टजू के कदम वहाँ पे उस डिवाइन वेन के अंदर पड़ते हैं, तो अचानक ही उन सभी इमोर्टल मास्टर्स के ऊपर जमी हुई वो स्टोन की परत भी धीरे धीरे वहाँ पे हटने लगी थी। और देखते ही देखते उन सभी इमोर्टल मास्टर्स ने दोबारा वहाँ पे आजाद होते हुए अपनी आंखें भी खोल ली थी। और जैसे ही उन सभी की नजर वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर पड़ती है, तो वो सभी एसएस टजू को देखकर खुश होते हुए कहते हैं, तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, लेकिन क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें यहाँ पे बैठे हुए कितने साल गुजर चुके हैं। जिस पे एसएस टजू भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कोल्ड टून में उन्हें बताते हैं कि आप सभी को यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए 1 लाख साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। एसएस टजू की ये बात सुनकर वो इमोर्टल मास्टर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से ही कहता है, यकीन नहीं हो रहा, आज पूरे 1 लाख सालों बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे अपनी आंखें खोल रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए काफी लंबा अरसा था। जिस पे एसएस टजू कोल्ड टून में दोबारा वहाँ पे उन्हें इमोर्टल मास्टर से कहते हैं, तो मेरे मास्टर ने आप सभी लोगों को यहाँ पे मेरा इंतजार करने के लिए बोला था। एसएस टजू की ये बात सुनकर उन सभी इमोर्टल मास्टर्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो चौंकते हुए एसएस टजू से सवाल करके पूछते हैं, क्या तुम हमें जानते हो। जिस पे एसएस टजू भी सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं। जो सुनकर वो इमोर्टल मास्टर कहता है कि अगर तुम हमें जानते नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तुम्हारा ये इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब
की बार एसएस टजू उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर उनमें से एक इमोर्टल मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें देखते हुए तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम तुम्हारे मास्टर से ही बात कर रहे हैं। जब हमने तुम्हारी मास्टर को पहली बार देखा था तब वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते थे, और अभी अभी तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम हम 9 इमोर्टल्स की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते होगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी जानते हो तो अभी थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें वो सब कुछ बताने का समय आ चुका है जिसके लिए हम पिछले 1 लाख सालों से यहाँ पे बैठे हुए तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे मास्टर को तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, और आज तुम्हें देखते हुए हमें लग रहा है कि वाकई उनका तुम्हारे ऊपर यकीन करना बिल्कुल सही था। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टजू को वहाँ पे 9 इमोर्टल्स की इन सारी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, और अचानक ही वो वहाँ पे अपने डिसेबल्स की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग उस डिवाइन वेन के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे। एसएस टजू को वहाँ पे इस तरह से अपने डिसेबल्स की तरफ देखते हुए पाकर उनमें से एक इमोर्टल मास्टर वहाँ पे हंसते हुए एसएस टजू से कहता है, वो लोग यहाँ पे इस डिवाइन वेन के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ब्रदर जूजियान ने इस डिवाइन वेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था जिससे होते हुए सिर्फ एक ही पर्सन अंदर आ सकता था, और वो हो तुम। क्योंकि ब्रदर जूजियान तुम्हें अपना सबसे ज्यादा खास डिसेबल समझते थे, बल्कि वो तुम्हें एक डिसेबल से बढ़कर ही को समझते थे, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो अब बारी है तुम्हें वो दिखाने की जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और ये कहकर वो 9 के 9 इमोर्टल मास्टर्स वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे रखी हुई एक बड़ी सी स्टोन बॉल के अंदर डालने लगे थे। असल में ये 9 के 9 इमोर्टल मास्टर्स यहाँ पे इसी स्टोन बॉल की ही रक्षा कर रहे थे, और जैसे जैसे उन 9 इमोर्टल मास्टर्स की एनर्जी वहाँ पे स्टोन बॉल के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो स्टोन बॉल भी ऊपर हवा में उठने लगती है। और ये सब होते हुए एसएस टजू भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, जहाँ उन सभी इमोर्टल मास्टर्स की एनर्जी की वजह से धीरे धीरे उस स्पिरिट बॉल के ऊपर जमी हुई स्टोन परत हटने लगी थी। और जैसे वो स्टोन परत वहाँ पे पूरी तरह से हटती है तो उसके अंदर एक स्पेस एंड टाइम वाली गॉडेस मौजूद थी, जो कि किसी के भी टाइम को कंट्रोल करते हुए उसके पास या फ्यूचर को चेंज कर सकती थी। और एसएस टजू भी वहाँ पे उस टाइम ऑफ गॉडेस को देखते ही पहचान गए थे, जिसे देखकर एसएस टजू को वहाँ पे एक झटका भी लगता है, क्योंकि टाइम गॉड्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और उन्हें यहाँ पे इस तरह से ट्रैप करके भी नहीं रखा जा सकता था। जबकि वो इमोर्टल मास्टर्स वहाँ पे एसएस टजू को उस टाइम ऑफ गॉडेस के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये टाइम ऑफ गॉडेस टाइम को कंट्रोल करते हुए किसी को भी उसके टाइम में वापस भेज सकती है, और उसी के साथ साथ उसे अपने फ्यूचर में भी भेज सकती है। तुम्हारे मास्टर को लगता था कि तुम्हें ये टाइम ऑफ गॉडेस बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए उन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए इस टाइम ऑफ गॉडेस को यहाँ पे सील करके रखा हुआ था। अब उन्हें इमोर्टल मास्टर्स की ये बात सुनकर एसएस टजू भी अब धीरे धीरे दोबारा वहाँ पे उस टाइम ऑफ गॉडेस की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर उनमें से एक इमोर्टल मास्टर वहाँ पे एसएस टजू को वहीं पे रोकते हुए कहता है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार और अच्छी तरह से इसके बारे में सोच लो। जिस दिन पहली बार मेरी इसके साथ मुलाकात हुई थी, इसने मेरे पूरे टाइम को ही चेंज कर दिया था, और अगर तुम्हारे मास्टर ना होते तो अब तक शायद मेरी एग्जिस्टेंस भी मिट चुकी होती। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इसे यहाँ पे सील से आजाद करवा देते हो तो हो सकता है ये तुम्हारे पास्ट के साथ छेड़खानी करते हुए तुम्हारे पास्ट को पूरी तरह से चेंज कर दे, और अगर एक बार तुम्हारा पास्ट चेंज हो गया तो तुम भी यहाँ से गायब हो जाओगे, और शायद तुम ये कभी भी ना बन सको जो कि तुम अभी हो। और हो सकता है कि अगर इसने तुम्हारे पास्ट के साथ छेड़खानी ना की तो ये तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि अगर इसने एक बार तुम्हारे फ्यूचर को देखते हुए तुम्हारा फ्यूचर सेट कर दिया तो तुम अपने उस फ्यूचर को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, और फ्यूचर में तुम जो कुछ भी बनने वाले थे वो सब कुछ यहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। और हो सकता है ये फ्यूचर में ये भी देख ले कि तुम्हारा अंत कैसे होगा, और उसको देखते हुए अभी के अभी तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दे। ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे आजाद करवाने से पहले एक बार और अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि तुम भले अपने मास्टर की तरह बाकी गॉड्स को हरा सकते हो, लेकिन ये बाकी गॉड्स की तरह कोई आम गॉडेस नहीं है। इसकी पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी सारी एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल सकती है। पर तुम्हारे पास अभी यहाँ पे काफी ज्यादा समय है, और अगर तुम उस टाइम का सही से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें इस टाइम ऑफ गॉडेस से निपटने का कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा। अब बताओ, ये बेवकूफ लोग एसएस टजू को सोचने के लिए बोल रहे थे, जो कि खुद टाइम पावर से बियॉन्ड थे, इसलिए वो वहाँ पे उस इमोर्टल मास्टर की ये बात सुनकर कोल्ड टोन में उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि और ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर एसएस टजू ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए उसे सीधा वहाँ पे उस टाइम ऑफ गॉडेस की तरफ ही पॉइंट कर दिया था, और वो वहाँ पे उसकी सील की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस टाइम ऑफ गॉडेस की चारों तरफ लगी हुई सील वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जैसे ही उसकी सील वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था, और आजाद होते ही सबसे पहले उस टाइम ऑफ गॉडेस की नजर वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर ही पड़ती है, जिन्हें देखते हुए वो वहाँ पे खुद से ही कहती है, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे कैद हुए काफी ज्यादा साल गुजर चुके हैं, जिसका मतलब है कि बाहरी दुनिया भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होगी। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएस टजू की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम खुद को गॉड से भी ज्यादा पावरफुल समझते हो, लेकिन मैं अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे जैसे एक पावरफुल पर्सन का भी पास्ट और फ्यूचर देख सकती हूँ। और ये कहते कहते ही उस टाइम ऑफ गॉडेस ने वहाँ पे अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स को रिलीज करना भी शुरू कर दिया था। और जब वो वहाँ पे अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एसएस टजू का फ्यूचर चेक करने की कोशिश करती है
है तो उसे एसेटाजू के फ्यूचर में वहाँ पे अपने साथ साथ अपनी ही तरह के काफी सारी गोड्स की मौत दिखाई दे रही थी, जो देखकर बेचारी टाइम ऑफ गोडिस को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से एक बार फिर से अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू का अंत देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी एसेटाजू का अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। और ये बेचारी टाइम ऑफ गोडिस के लिए और भी ज्यादा बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसा उसके साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोड्स को मारने की और उन्हें अपना गुलाम बनाने की। टाइम ऑफ गोडिस की ये बात सुनकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी फ्यूचर देखने की एबिलिटी वाकई बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो कि अभी अभी तुमने यहाँ पे मेरे फ्यूचर में देखा था। और ये कहकर एसेटाजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपना हाथ ऊपर हवा में उठा देते हैं, लेकिन एसेटाजू वहाँ पे कोई एक्शन ले पाते उससे पहले ही टाइम ऑफ गोडिस जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू को वहीं पे फ्रीज करते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन हो और मैं तुम्हारे फ्यूचर से देख पा रही हूँ कि तुम आगे चलकर हमारे जैसे गोड्स की तरह कितने ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हो। तुमने अपने फ्यूचर में हमारे जैसे गोड्स को अपना गुलाम बनाकर और मारकर बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही डिवाइन पनिशमेंट देने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा लूप क्रिएट करूंगी जिसके चलते तुम कभी भी अपने पास से नहीं निकल पाओगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने पास में ही फंस कर रह जाओगे। और ये कहते कहते टाइम ऑफ गोडिस ने वहाँ पे अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम कंट्रोलिंग फॉर्मेशंस को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि रिवर्स वे में वहाँ पे रोटेट करते हुए एसेटाजू को वहाँ पे वापस उनके पास में भेजने लगी थी। और क्योंकि यहाँ पे एसेटाजू का पास्ट रिवर्स हो रहा था, तो इसलिए उनके साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे और वो सभी भी वहाँ पे धीरे धीरे एसेटाजू की तरह अपने पास्ट में जाने लगे थे। और क्योंकि पूरा अपर रियलम ही एसेटाजू से बिलोंग करता था, तो इसलिए हम देखते हैं कि पूरे अपर रियलम का ही टाइम वहाँ पे चेंज होने लगा था। इवन वो टाइम कंट्रोलिंग फॉर्मेशन वहाँ पे धरती की बार भी एक्टिवेट होने लगी थी और पूरी धरती भी वहाँ पे रिवर्स वे में रोटेट होते हुए पास्ट में जाने लगे थे। और देखते ही देखते वो टाइम कंट्रोलिंग फॉर्मेशन वहाँ पे रोटेट करते हुए एसेटाजू और बाकी सभी को वहाँ पे 1 लाख साल पहले अपने पास्ट में ले जाने लगी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एसेटाजू की बॉडी अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है और एसेटाजू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स की बॉडीज भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पास्ट यानी 1 लाख साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि एसेटाजू के मास्टर जूजियान ने पहले से ये सब कैलकुलेट कर लिया था और उनके मुताबिक एसेटाजू आज वापस टाइम में आते हुए यहीं पे आने वाले थे। इसलिए वो एसेटाजू को वहाँ पे चारों तरफ ढूंढ रहे थे और वो वहाँ पे होंगमिंग जी फॉरेस्ट में इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि उसे तो यहीं पे आना था, फिर वो कहाँ चला गया। मेरी किस्मत में तो अपने उस नए डिसेबल के साथ यहीं पे मिलना लिखा हुआ था, फिर आखिर वो गया कहाँ। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे डिसेबल आखिर तुम कहाँ हो। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपने डिसेबल को ढूंढने लगे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि एसेटाजू ही थे। लेकिन क्योंकि टाइम ऑफ गोडिस ने सब कुछ चेंज कर दिया था, तो इसलिए एसेटाजू के इस पास्ट में उनकी मुलाकात अपने मास्टर जूजियन के साथ नहीं होने वाली थी। इसलिए मास्टर जूजियन के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे एसेटाजू की एंट्री होती है। हालांकि उनकी रियल पास्ट में उनकी मुलाकात पहले ही वहाँ पे मास्टर जूजियन के साथ हो चुके थे, लेकिन अब की बार वहाँ पे ऐसा नहीं होता और एसेटाजू जो कि अभी वहाँ पे एक बच्चे ही थे, वो वहाँ पे एक शिकारी के साथ रैबिट का शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वो शिकारी वहाँ पे एसेटाजू की तारीफ करते हुए कहता है, तुम इतने ज्यादा छोटे हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी हंटिंग स्किल्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे एक रैबिट को पकड़ लोगे, जबकि खुद वो शिकारी भी वहाँ पे एक बहुत बड़े भालू का शिकार करते हुए उसे अपने कंधों पे उठाए हुए ला रहा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एसेटाजू की तारीफें करते हुए कह रहा था, तुम्हारा ये तीर कमान तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हालांकि ये लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इसका इस्तेमाल करते हुए एक खरगोश को मार गिराया, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर क्या तुम्हें अभी तक भी याद नहीं आया कि तुम कहाँ से आए हो। जिसपे एसेटाजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब देने की बजाय अपने रैबिट को अपने कंधों पे रखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। अब एसेटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो शिकारी भी वहाँ पे जल्दी से उस बड़े से बालू को नीचे जमीन पे फेंक देता है और उसी के साथ उसने वहाँ पे अपने पास से कुछ खाने के लिए भी बाहर निकाल लिया था, जिसे वो आधा एसेटाजू को भी देते हुए कहता है कि इसे खा लो, इससे तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी और ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे शिकार करने का रिवार्ड है। भले ही तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम आगे चलकर एक महान शिकारी बन सकते हो और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए भले ही तुमने एक छोटे से खरगोश का शिकार किया है, लेकिन फिर भी तुम इसे बेचकर काफी सारा पैसा कमा सकते हो और तुम जितना ज्यादा पैसा कमाओगे तुम्हारी लाइफ उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा और अच्छी सी जगह पे रहने को भी मिलेगा। पर अब क्योंकि तुम मेरे एक डिसेबल बन चुके हो, तो मैं तुम्हें आज शिकार के एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। हमारे इस जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब बीस्ट मौजूद है और तुम जितनी ज्यादा अजीब बीस्ट का शिकार करोगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब एसेटाजू के छोटे से मन में वहाँ पे उस शिकारी की यही बात बैठ जाती है और एसेटाजू वहाँ पे खुद से ही कहने लगे थे, जितने ज्यादा अजीब बीस्ट का शिकार करूंगा उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसी बात को फॉलो करते हुए एसेटाजू वहाँ पे एक बहुत बड़े शिकारी बन जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से समय बीतने लगा था, जहाँ अब एसेटाजू एक
बहुत ही बड़े शिकारी बन चुके थे। वो वहाँ पे उस जंगल के अंदर ऐसे ऐसे मोस्टर्स का शिकार किया करते थे जिन्हें लोगों ने पहले देखा भी नहीं हुआ था। और इसी तरह अब एस एस टजू वहाँ पे बड़े भी हो चुके थे और आज भी वो जंगल के अंदर एक बहुत ही अजीब बीस्ट का शिकार करने के लिए आए हुए थे, जहाँ वो बीस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन एस एस टजू तो एस एस टजू थे। जैसे वो खतरनाक बीस्ट वहाँ पे एस एस टजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो एस एस टजू ने वहाँ पे अपनी जगह से हिले बगैर ही अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को वहाँ पे खत्म कर दिया था। अब बेचारी उस गॉडेस ने तो ऐसा समझा था कि अगर वो एस एस टजू के पास्ट को चेंज कर देगी तो एस एस टजू के अंदर डिवाइन पावर्स ही नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। एस एस टजू तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनते जा रहे थे। इसी तरह एस एस टजू ने मोटर डीएलएम के अंदर अपने काफी सारे डिसेबल्स भी बना लिए थे और आज वो वहाँ पे निंगयू के साथ उसी खतरनाक बीस्ट को वहाँ पे बेचने के लिए आए हुए थे। और उस अजीब से बीस्ट को देखकर बेचारे सभी मोटल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खतरनाक बीस्ट कभी नहीं देखा था। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि इस खतरनाक बीस्ट के बारे में अफवाह थी कि इसने अपने आसपास वाले 500 मीटर के अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया था। इसलिए जहाँ पे ये बीस्ट रहता था सभी लोग वहाँ से जाने से भी डरते थे। लेकिन एस एस टजू ने तो इस खतरनाक बीस्ट का ही खेल खत्म कर दिया था, जो कि बेचारे सभी मोटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मोटल वाला इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट का शिकार कैसे कर सकता है। लेकिन वो लोग भी बेचारे कहाँ जानते थे कि वो जिसे एक मामूली मोटल समझ रहे हैं वो तो गॉड्स का भी गॉड है। लेकिन क्योंकि एस एस टजू अभी तक भी सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर थे तो इसलिए उन सभी के इस बात के ऊपर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। और तभी वहाँ पे फेंग की एंट्री होती है, जिसने हाल ही में एस एस टजू के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इसलिए वो एस एस टजू को अपना मास्टर बनाना चाहता था और वो जल्दी से वहाँ पे सभी लोगों को साइड पे हटाते हुए एस एस टजू के सामने आकर वहाँ पे झुकते हुए उनसे कहता है, मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। लेकिन एस एस टजू उसे वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि तुम्हें अपना डिसेबल बनाने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर एस एस टजू चुपचाप निंगयू के साथ वहाँ से जाने लगे थे। और वहाँ से जाते हुए निंगयू एस एस टजू को बताती है कि ये यंग मैन है, डुगू फैमिली का यंग मास्टर है। जिसपे एस एस टजू वहाँ पे उससे कहते हैं कि वही डुगू फैमिली जो कि सिटी की सबसे अमीर फैमिली है। जिसपे निंगयू वहाँ पे स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। और ये जानकर एस एस टजू ने फेंग को भी वहाँ पे अपना डिसेबल बना लिया था। उसके बाद इसी तरह उनकी मुलाकात वहाँ पे अपने बाकी सभी डिसेबल्स के साथ भी होती है। लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंज था। जहाँ पहले वो टियान सेट के मास्टर थे, अब वो एक शिकारी थे। और इसी तरह वहाँ पे टाइम बीतते हुए हमें 1 लाख साल बाद कहीं सीन दिखाया जाता है, जहाँ एस एस टजू अजीब अजीब मोस्टर्स का शिकार करने के लिए माउंटेन एंड सी रियलम के सेकंड मेरिडियन के अंदर ही आए हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने अपने डिसेबल्स के साथ मिलकर सभी अजीब मोस्टर्स को मार भी गिराया था। जहाँ देखते ही देखते उन मोस्टर्स की लाशों की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ भी बन गया था। और फेंग वहाँ पे एस एस टजू के पास आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि हमने ऑलमोस्ट माउंटेन एंड सी रियलम के अंदर मौजूद सभी मोस्टर्स को मार दिया है। लेकिन उसी बीच एस एस टजू को वहाँ पे किसी ऑनलाइन एज के बारे में भी एहसास होता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल पिछली बार की तरह उसी हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। जिसके एक्टिवेट होते ही एस एस टजू वहाँ पे बिल्कुल पिछली बार की तरह वहीं नीचे उस डिवाइन वेन के अंदर भी आ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात दोबारा वहाँ पे उसी टाइम ऑफ गॉडेस के साथ होती है। और टाइम ऑफ गॉडेस वहाँ पे एस एस टजू को बिना किसी गाइडेंस के भी इतना ज्यादा पावरफुल देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। लेकिन वो वहाँ पे एस एस टजू को समझाते हुए कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारी सारी गाइडेंस को भी चेंज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे मेरे तक आ पहुंचे। लेकिन मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। जिसपे एस एस टजू वहाँ पे कोल टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम अभी अभी जिस जूजियन का जिक्र कर रही थी वो कौन है। अब मास्टर जूजियन का नाम सुनकर बेचारी टाइम ऑफ गॉडेस को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने वहाँ पे खुद को बचाने के लिए जो सब कुछ चेंज किया था वो तो उल्टा एंड पे आकर उसी के ऊपर ही भारी पड़ गया था। वहीं टाइम ऑफ गॉडेस को वहाँ पे कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर एस एस टजू बिल्कुल वहाँ पे पिछली बार की तरह अपने फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए उससे कहते हैं कि मुझे अजीब अजीब मोस्टर्स का शिकार करना पसंद है और तुम तो सबसे ही ज्यादा अजीब हो। और ये कहकर एस एस टजू वहाँ पे अपनी फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कोल टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय। और एस एस टजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। लेकिन एस एस टजू का वो डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे उस टाइम ऑफ गॉडेस के पास भी जा पाता। उससे पहले ही टाइम ऑफ गॉडेस ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एस एस टजू को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था। और वहाँ पे एक बार फिर से एस एस टजू के पास्ट को चेंज करने के लिए दोबारा उसे वहाँ पे पास्ट में भी भेज दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या लगता है, क्या टाइम ऑफ गॉडेस से बार बार इस तरह से एस एस टजू के पास्ट को चेंज करके खुद को एस एस टजू से बचा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।